से आपका स्वागत है। और हम अपनी मध्यकालीन भारत की श्रृंखला में जो है अपने अगले टॉपिक में आगे की ओर बढ़ते हैं। और अगला टॉपिक है हमारा भारत में अरबों का आगमन। भारत में अरबों का आगमन। और इसी के साथ साथ भारत में जो है इस्लाम का उदय भी हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि भाई हम इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो है अरब आक्रमण। दूसरा टॉपिक इसमें रहेगा अरबों के भारत आने पर जो है भारत में इस्लाम का प्रचार। और तीसरा टॉपिक है भारत पर अरबों के आगमन से क्या प्रभाव पड़ा। ये जो है आपकी स्टेट पीसीएस, एसएससी, यूपीएससी इन सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण रहेगा। तो हम देखते हैं कि भाई भारत पे जो है अरब आक्रमण किस प्रकार से शुरू हुए हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि मक्का और मदीना में इस्लाम का उदय हुआ। और इस्लाम के उदय के पश्चात जो मोहम्मद पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी हुए, जिनको हमने खलीफा कहा है, उन खलीफाओं ने जो है इस्लाम का विस्तार शुरू कर दिया। और लगभग अरब कंट्रीज तो सारी की सारी, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज, यूरोप, है ना, कुछ एशियाई देशों में भी इन्होंने जो है इस्लाम को बहुत तेजी से विस्तार किया। इसी सिलसिले में जो है भारत में भी इस्लाम के प्रचार प्रसार और भारत में उपस्थित जो धन था, है ना, उसकी लूटपाट के लिए जो है मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पे आक्रमण किया। और जो अरब आक्रमण है वो सबसे पहले अरब आक्रमण हुआ था 711 ईस्वी में। और ये किया था एक अरब आक्रमणकारी अब्दुल्ला। लेकिन ये आक्रमण असफल रहा। ये आक्रमण जो है असफल रहा। दूसरा आक्रमण किया 711 ईस्वी में ही, और ये किया था बुदेल ने। ये भी एक अरब आक्रमणकारी है, बुदेल। और ये भी कैसा रहा, असफल रहा। इसके पश्चात जो तीसरा आक्रमण है वो 712 ईस्वी में एक अरब आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में किया गया और ये सफल रहा। तो भारत पर मोहम्मद बिन कासिम के जो आक्रमण के चरण हैं, है ना, उनको हम एक बार लिख लेते हैं। तो भाई मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जो है आक्रमण किया था भारतीय सीमा क्षेत्र में, और वो था देवल, या देवुल भी कहते हैं उसको। दूसरा आक्रमण किया उसने निरून पे। तीसरा आक्रमण हुआ सहबान। चौथा आक्रमण हुआ ब्राह्मणाबाद। नेक्स्ट आक्रमण हुआ आलोर। और अंतिम आक्रमण हुआ मुल्तान पे। अंतरिम आक्रमण हुआ कहां पे, मुल्तान।
तो ये जो है प्रमुख आक्रमण है। और मोहम्मद बिन कासिम का जब भारत पर आक्रमण हुआ तो उस समय जो है उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र, जैसे आप जानते ही हैं कि भाई भारत जो है, ये भारत है हमारा, तो ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र वाला जो ये है, यहां का राजा था राजा दाहिर। और राजा दाहिर का जो क्षेत्र है, इसकी राजधानी थी आलौर। अब मुद्दा ये है कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम जो है इसकी जो तथ्य हैं उनको जरूर साथ में बताते चलें, क्योंकि अगर आप प्रमाण नहीं देंगे तो फिर वो ऐतिहासिक जानकारी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे इस चीज की जानकारी हमें मिलती है, एक बुक है यहाँ पे चचनामा, है ना। चचनामा नामक जो किताब है ये लिखी थी अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर नामक लेखक है इसके, जिन्होंने चचनामा नामक किताब लिखी थी। इसी से हमें पता चलता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो है राजा दाहिर को पराजित कर उसको मार डाला और फिर इस क्षेत्र पे उसने कब्जा कर लिया। हालांकि मोहम्मद बिन कासिम की भी मृत्यु हो जाती है, काफी इंटरेस्टिंग कहानी है जो हम आगे देखेंगे। तो चलिए हम आते हैं तो भाई मोहम्मद बिन कासिम ने किस प्रकार से आक्रमण किया और उसकी जीत की जो कहानी है ना, और आखिर उसकी विजय क्यों हुई, क्योंकि राजा दाहिर के पास भी काफी बड़ी सेना थी, उसके बाद भी मोहम्मद बिन कासिम से कैसे पराजित हो गया राजा दाहिर, तो इस पे हम लोग थोड़े चर्चा करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम जो है देवुल पर आक्रमण करता है। देवुल ये अभी सिंध प्रांत में पड़ेगा, ये सिंध प्रांत में है ये स्थित। भाई देवुल पे जो है राजा दाहिर का भतीजा शासन कर रहा है। यहाँ पे उसने जो है इसको एक सूबेदार टाइप की रैंक पर रखा होगा, तो भतीजा है। और जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ तो ये भतीजा टिक नहीं पाया और इतना फास्ट, इतनी स्पीड में जो आक्रमण हुआ उससे घबरा गया और यहां से भाग गया। और मोहम्मद बिन कासिम के वास्तव में जो गति है आक्रमण करने की वो काफी खतरनाक है, और उसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो है अरबी घोड़े। अरबी घोड़े जो है ये अच्छी नस्ल के होते हैं और इनकी जो स्पीड है वो काफी है भारतीय घोड़ों से। और दूसरी बात यह है कि जो भारतीय राजा हैं, भारतीय राजा हाथियों को सेना में ज्यादा शामिल करते थे, घोड़ों को कम करते थे, है ना। और ये केवल घोड़ों को ही सेना में लेते थे, हाथियों को ज्यादा ही तवज्जो नहीं देते थे, क्योंकि इनका मूवमेंट तेज होता है तो स्पीड भी तेज रहती है, मूवमेंट जल्दी होगा उतनी फास्ट जो है युद्ध करेंगे। तो मोहम्मद बिन कासिम ने देवुल को अपने कब्जे में ले लिया बिना किसी परेशानी के। दूसरा एक जगह है निरूल। अब चूंकि निरूल में एक विवाद छिड़ा हुआ है, यहाँ पे जो है बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं, बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। बौद्ध भिक्षु आप जानते हैं बुद्ध धर्म को मानने वाले जो सन्यासी है। और यहीं पे एक और जाति रहती है वो है ब्राह्मण, एक और जाति रहती है और वो है ब्राह्मण। तो ये ब्राह्मण चाहते हैं कि इन बौद्ध भिक्षुओं को यहाँ से हटा दिया जाए और हम जो है यहाँ पे अपना निवास बना लें। तो ब्राह्मण जो है मोहम्मद बिन कासिम को सपोर्ट करते हैं और फिर उसके बाद में मोहम्मद बिन कासिम जब निरूल आता है तो बौद्ध भिक्षु आत्मसमर्पण कर देते हैं और इस प्रकार निरूल भी जो है बिना किसी समस्या के मोहम्मद बिन कासिम की झोली में आ गिरता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है सहबान, ये भी बड़ी आसानी से जीत लेता है ये। और सहबान पे जो है
राजा दाहिर का भाई है माजरा, जो शासन कर रहा है यहाँ पे माजरा। और सहबान भी वैसे ही हाल होता है जैसा देवुल का हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम की स्पीड को ये भी नहीं झेल पाया और सहबान को भी जो है मोहम्मद बिन कासिम ने अपने कब्जे में ले लिया। अब एक और यहाँ पे बीच में है रावर, एक और जगह है रावर। रावर अगला अभियान जो है मोहम्मद बिन कासिम का रावर पे होता है और रावर पे जो है स्वयं राजा दाहिर है तैनात और इसकी पत्नी रानबाई। जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम रावर पे अटैक करता है तो दाहिर मुकाबला तो करता है परंतु ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता और राजा दाहिर की जो है मौत हो जाती है युद्ध में और ये मारा जाता है। कुछ समय तक रानबाई जो है प्रतिरोध करती है परंतु बहुत ही जल्द रानबाई भी समझ जाती है कि यहाँ पे जो है संघर्ष करना व्यर्थ है और रानबाई जो है ये जौहर कर लेती है। जौहर तो आप जानते हैं, अग्निकुंड में कूद जाना, ये भारतीय राजपूत महिलाओं की विशेषता रही है। अब राजा दाहिर खत्म हो गया लेकिन अभी भी राजा दाहिर का बेटा जय सिंह जो है ब्राह्मणाबाद की गद्दी संभाले हुए है और यहाँ पे है राजा दाहिर का बेटा जय सिंह। जय सिंह के पास 25,000 की सेना है, शस्त्रों से लैस है और जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम ब्राह्मणाबाद पे अटैक करता है तो बहुत ही कड़ी टक्कर देता है जय सिंह। लेकिन जो मोहम्मद बिन कासिम है ये एक धार्मिक युद्ध कर रहा है ना, और ये जो युद्ध कर रहे हैं ये अपने राज्य को बचाने के लिए कर रहे हैं। तो जो धार्मिक शक्ति है या हम यूं कह सकें जो उनका जिहाद का नारा है ना, उसमें चूंकि सामान्य आंदोलन या युद्धों की तुलना में ज्यादा पावर होती है तो वही यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम जो है जय सिंह को हरा देते हैं और इसको मार देते हैं। और यहाँ पे जो जय सिंह की बहनें हैं दो, एक का नाम है सूर्या देवी और एक का नाम है परमल देवी। इन दोनों को जो है बंदी बना लेता है मोहम्मद बिन कासिम और इन दोनों को भेज देता है खलीफा के पास। और खलीफा जो है इस समय है अल हज्जाज और इसलिए भेजता है ताकि खलीफा जो है इस उपहार को पाके खुश हो जाए, क्योंकि खलीफा ने ही मोहम्मद बिन कासिम को भेजा है भारत में इस्लाम के प्रचार प्रसार करने के लिए और यहाँ पे स्थित धन को लूटने के लिए, ताकि उस धन का उपयोग करके जो है इस्लाम का और अधिक क्षेत्रों में प्रचार प्रसार किया जा सके। तो भाई यहाँ पे ब्राह्मणाबाद पे कब्जा कर लिया और सूर्या देवी और परमल देवी को भेज दिया खलीफा के पास। इसके बाद नेक्स्ट जो है अब बड़ा आसान हो जाता है, सारे जितने भी प्रतिद्वंदी हैं वो सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं और अगला जो है टारगेट रहता है इसका आलौर। अब राजधानी पे कब्जा कर लेता है और फिर इसके बाद में जो है ये मुल्तान को लूटता है। मुल्तान को इस समय गोल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है, यहाँ सोना बहुत था उसमें, है ना। मुल्तान को किस नाम से जानते हैं? गोल्ड सिटी के नाम से जानते हैं, सोने की नगरी। और इस प्रकार से इन सभी क्षेत्रों को जो है ये जीत लेता है दाहिर। अब तभी क्या होता है कि भाई ये सूर्या देवी और परमल देवी भी कहाँ पहुंच जाती है? खलीफा के पास। और खलीफा के पास में ये जब इनको पेश किया जाता है खलीफा के सामने तो इनका एक प्रश्न रहता है कि भाई
हम आपके काबिल नहीं हैं और हमें जो है मोहम्मद बिन कासिम ने अपवित्र कर दिया है, ऐसे ही बोलती हैं। तो खलीफा इस पर नाराज हो जाता है और मोहम्मद बिन कासिम को जो है एक फरमान भेजता है कि तुम स्वयं को, जो बैल होते ना, बैल के ऊपर की जो खाल रहती है, स्वयं को बैल की खाल में बंद करके और मेरे सामने उपस्थित हो। तो मोहम्मद बिन कासिम को बड़ा बुरा लगता है कि मैंने तो जो है खलीफा के अकॉर्डिंग ही सारे काम किए हैं और मुझे इस तरीके से क्यों। लेकिन वो खलीफा की बात नहीं टालता, क्योंकि खलीफा जो है ये इस्लाम का धर्म गुरु है इस धरती पे। इस्लाम का क्या है? धर्म गुरु है इस धरती पे। और फिर इसके बाद खलीफा के आदेश के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम ऐसा ही करता है जैसा वो कहता है और उसकी जो है दम घुटने से मौत हो जाती है। फिर इसके बाद सूर्या देवी और परमल देवी पुनः खलीफा के सामने जब खड़ी होती हैं तो वो खलीफा से कहती हैं कि हमने ये झूठ बोला था कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ कुछ किया है। तो खलीफा बोलता है कि भाई ऐसा क्यों तुमने झूठ बोला? तुमने कहा कि इसने हमारे पिता की हत्या की, हमारी माँ की हत्या की और हमारे भाइयों की हत्या की, तो हम जो है इसको जिंदा कैसे छोड़ देते? तो फिर उसने जो है खलीफा ने इन दोनों को भी मृत्युदंड दे दिया था, है ना। इस प्रकार से जो है ये मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर को मारने के बाद में खुद भी मर गया। और इस प्रकार से यहाँ पे अरबों ने आगमन तो कर लिया लेकिन ज्यादा लंबे समय तक यहाँ पे स्थायी जम नहीं पाए, है ना। लेकिन हाँ, ये जरूर हुआ कि जब भारत में अरब आए और भारतीय संस्कृति से जब उनका आपस में मिलन हुआ तो इससे जो है कुछ परिवर्तन जरूर आए थे, है ना। उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो भाई पहला तो है हमारा भारत पर अरब आक्रमण, वो हमने देख लिया और राजा दाहिर भी मर गया और जो है मोहम्मद बिन कासिम की भी मौत हो गई। अब इसके बाद में आखिर अरबों के आने से यहाँ पर क्या क्या चीजें हुई हैं। तो एक तो भारत में इस्लाम का प्रचार हुआ। इसके पहले जो है भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार नहीं था, लेकिन अरबों के आने से मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के पश्चात यहाँ पे जो है इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ और लोगों को इस्लाम कबूल करवाया गया। इस्लाम जो है कबूल करवाया गया। यहाँ पे जो मुस्लिम हैं उन्होंने भारतीय महिलाओं से विवाह किया, भारतीय महिलाओं से विवाह किया और इस विवाह में जो है भारतीय महिलाओं का धर्मांतरण भी करवाया गया। यहाँ के लोगों को जबरदस्ती जो है इस्लाम कबूल करवाया गया, किसी को लालच देके, किसी को जबरदस्ती तलवार की दम पे। इस प्रकार से जो है यहाँ पे भारत के उत्तर पश्चिमी जो सीमा वाला क्षेत्र है ना, वहां पे इस्लाम जो है फलने फूलने लगा। और आगे चल के भारतीय और इस्लाम के सम्मेलन से जब भारतीय और इस्लामिक लोग मिले तो इससे एक नया संप्रदाय बनेगा जिसको हम कहते हैं करमतिया संप्रदाय। करमतिया संप्रदाय। तो ये संप्रदाय आगे चल के मोहम्मद गौरी की हत्या करेगा, है ना। वहां पे हम देखेंगे इसकी भूमिका। तो भाई यहाँ पे जो है एक तो ये हो गया इस्लाम का प्रचार प्रसार हो गया। दूसरा है भारत पे क्या क्या प्रभाव पड़े। सबसे पहले तो भाई प्रभाव में पहला तो यही है कि भारत से खूब सारा धन जो है लूट कर ले जाया गया। खूब सारा धन लूट कर ले जाया गया और ये कहाँ चला गया? अरब खलीफा के पास। दूसरा है भारत से खूब सारे कारीगर, मिस्त्री, शिल्पकार, ये सारे के सारे जो है जितने भी संभव हो सके मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफा के पास पहुंचा दिए। तो एक तो यहाँ पे कला का विकास थोड़े समय के लिए रुका होगा। दूसरा है कि भाई इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। दूसरा है
कि भारत में ऊंट पालन का प्रारंभ हुआ। ऊंट पालने लगे लोग, ऊंट को जो है उपयोग में लाने लगे। दूसरा है, भारत में जो है खजूर की खेती की जाने लगी। नेक्स्ट है, भारत के लोगों पर जजिया कर लगा दिया गया और भारत में पहली बार जजिया कर का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। जजिया कर लगाया गया पहली बार। जजिया टैक्स क्या होता है? भारतीय जो हिंदू हैं उनके द्वारा दिया जाने वाला सुरक्षा कर है। ये भारतीय हिंदुओं के द्वारा मुसलमानों को या मुसलमान शासकों को दिया जाने वाला सुरक्षा कर, उसको हम कहते हैं जजिया कर। अच्छा, एक चीज और थी कि जो हिंदू शब्द है वो देने वाले भी कौन है? अरब है। क्योंकि अरब जो है सा को बोलते थे हा, और ये लोग आए थे सिंधु नदी के तट पे, तो इन्होंने सिंधु नदी को कहा हिंदू नदी, और इस प्रकार से जो है हमें हिंदू शब्द अरबों की देन है। इसी के साथ साथ जो है भारत में अरब साहित्य का प्रचार हुआ, और जो अरब जानकार थे या अरब विद्वान जो थे, उन्होंने भारतीय ग्रंथों का जो है अनुवादन किया अरबी भाषा में, फारसी भाषा में, और उस अनुवादन के पश्चात जो है इस साहित्य को उन्होंने अरब देश में, अरब यूनान आदि क्षेत्रों में जो है इसका विस्तार किया। खास तौर पे एक विद्वान था भारत का, उसका नाम था ब्रह्मगुप्त, और ब्रह्मगुप्त का जो एक लेख है खंडन खांड्यक, एस्ट्रोलॉजी की किताब है ये, इसका अनुवाद जो है इन्होंने फारसी और अरबी भाषा में करवाया था। तो इस प्रकार से जो अरब आक्रमण है ना, और भारत में इस्लाम का उदय और अरबों के आने से भारत में क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी की सारी चीजें जो है हमने इसमें देख ली थी। एक बार फिर से आप उसका देख लीजिए, मिला लीजिए, उसका रिवीजन कर लीजिए आप। तो देखिए, सबसे पहले तो जो है पहला अरब आक्रमण किया था मोहम्मद अब्दुल्ला नामक एक जो आतताई था 711 ईस्वी में, और दूसरा बुदेल जो भी 711 ईस्वी में, और इसके पश्चात जो है ये चूंकि सफल नहीं हो पाते हैं और असफल हो जाते हैं, और 712 में पहला सफल आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और मोहम्मद बिन कासिम जो है ये जब आक्रमण करता है भारत पे, तो उस समय भारत पे जो सीमा क्षेत्रों पे जो राज्य था वो था राजा दाहिर का, और उसकी राजधानी थी आलौर, है ना। इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ये अब्दुल कादिर द्वारा लिखी गई एक रचना है जिसका नाम है चचनामा, और चचनामा इसलिए दिया गया है क्योंकि अब जो राजा दाहिर है इसके पिता का नाम था चाच। खैर, इसके बाद हमने देखा कि भाई किस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम ने आपके देवल और निरून, सहबान, चौथे नंबर पे जो है रावर, फिर ब्राह्मणाबाद और आलौर और मुल्तान, इन पे जो है विजय हासिल की, और भारत में एक इस्लामिक शक्ति का जो है उदय किया, और यहाँ पे इस्लाम का प्रचार प्रसार किया, और यहाँ से काफी मात्रा में जो है धन लूटा गया। इसके पश्चात फिर जो ये राजा मोहम्मद बिन कासिम है राजा दाहिर को मार के, है ना, और जो है सारा का सारा जो भी क्षेत्र था वो खलीफा के चरणों में अर्पण कर देता है। लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और खलीफा के एक
आदेश के द्वारा जो है ये अपने आप को मार लेता है, और इसके बाद में जो है ये इसका जो अभियान है वो यहीं पे रुक जाता है। और फिर बाद में यहाँ पे जो अरब आए थे वो यहीं बस जाते हैं, और यहाँ पे भारतीयों के साथ मिलके जो है एक नया संप्रदाय बनता है जिसको हम कहते हैं करमतिया संप्रदाय। और अरबों के आने से भारत में क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या बदलाव हुए, तो भारत में एक तो ऊंटों का जो है पालन प्रारंभ हुआ, खजूर की खेती प्रारंभ हुई, जजिया कर पहली बार लगा, और इन्होंने हमें हिंदू शब्द दिया है। इस प्रकार से जो है साहित्य का भी आदान प्रदान हुआ, और इन दोनों के मिलने से एक नई संस्कृति का विकास हुआ। तो इस प्रकार से ये हमारा अरबों का भारत में आगमन है। इसके बाद में जो दूसरा टॉपिक है हमारा अगला, वो रहेगा भारत में तुर्क आगमन। तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा भारत में तुर्क आगमन। तो अगला टॉपिक रहेगा हमारा भारत में तुर्कों का आगमन। तो यहां पे सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर तुर्क कौन है। तो ये जो है दक्षिण पश्चिम चीन की एक प्रजाति है जो खानाबदोश थे, और ये लोग कहां पहुंच गए? तुर्कमेनिस्तान। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो नेटिव प्लेस है वो तो है दक्षिण पश्चिम चीन, लेकिन जो है खाने की तलाश में तुर्कमेनिस्तान पहुंच गए, और फिर इसके बाद में ये लोग समय के साथ गजनी आ गए, और फिर इन्होंने जो है भारत में प्रवेश किया। इन्हें ही हम तुर्क कहते हैं। इनकी टोटल 64 जातियां हैं तुर्कों की, जिसमें सबसे ऊंची जाति जो है वो कहलाती है एलवारी तुर्क। हम पढ़ेंगे इसमें। दूसरा मुद्दा है, ये तो हो गया तुर्क कौन है। दूसरा मुद्दा है कि आखिर हमें इसमें पढ़ना किस किस को है। तो हमें पढ़ना है एक तो इसमें महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन साम, इसी को हम कहते हैं मोहम्मद गौरी। हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो है तुर्क सत्ता स्थापित हुई, और इसमें हम अलप्तगीन को भी पढ़ेंगे। इसमें हम सुबुक्तगीन को भी पढ़ेंगे, और सुबुक्तगीन का बेटा है महमूद गजनवी। किस प्रकार से जो है ये भारत पर आक्रमण करता है महमूद गजनवी, और इसके जो है टोटल 17 आक्रमण भी हम पढ़ेंगे, और इसमें भी हम वैसे ही रूपरेखा बनाएंगे जैसे हमने जो है अरब आक्रमण में बनाई थी। सबसे पहले तुर्क कौन है और इनका प्रसार कैसे हुआ। दूसरा कि महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय यहाँ पे कौन राजा राज्य कर रहा था। तो यहाँ पे एक राजवंश है जिसका नाम है हिंदू शाही वंश। इसके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद जो है महमूद गजनवी के 17 आक्रमण, और इन आक्रमणों का जो है भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, और महमूद गजनवी का हम इसमें मूल्यांकन भी करेंगे। ठीक है। और इसके बाद इसके साथ में कुछ विद्वान लोग भी आए थे, है ना, उन लोगों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। और फिर जो है मोहम्मद बिन
शाम या मोहम्मद गौरी, इसके द्वारा भारत में जो आक्रमण हुए हैं और किस प्रकार से इसने जो है मुस्लिम सत्ता को यहाँ पे स्थायी बनाया, और उसी के साथ इसकी मृत्यु के पश्चात जो है यहाँ पे सल्तनत काल का प्रारंभ हुआ, और फिर हम चालू करेंगे सल्तनत काल। तो ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक हम जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको जो है समझ में आया होगा, और अपना रिव्यू जरूर देते रहे, और उसमें सुधार की अगर कहीं गुंजाइश आपको लगती है तो सारे सुधार किए जाएंगे, और आपको जल्द से जल्द जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसके नोट्स भी उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए ठीक है, ओके, धन्यवाद।